हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर जजमेंट राइटिंग कैसे लिखनी है। हाउ टू राइट जजमेंट इन ए क्रिमिनल केसेस। सिविल केस की जजमेंट राइटिंग पे हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसे देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके इजीली वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेप्स क्या है क्रिमिनल जजमेंट को लिखने के लिए क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हमें टॉप पे लिखना है कोर्ट का नाम, प्लेस, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ मजिस्ट्रेट। यहाँ पे हमें सिविल केस की तरह एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, जब हम जजमेंट लिखेंगे तो इन दी कोर्ट हमें नहीं लिखना है। जजमेंट लिखेंगे तब इन दी कोर्ट हमें नहीं लिखना है। इन दी कोर्ट सिर्फ इंडिकेट करता है प्लीडिंग्स को जब पार्टीज फाइल करती है, पर यहाँ जजमेंट आप खुद लिख रहे हैं, मजिस्ट्रेट खुद जजमेंट लिख रहा है, तो उसे इन दी कोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको यहाँ पे जो नेम, प्लेस और जो भी आप डेजिग्नेशन लिख रहे हैं मजिस्ट्रेट का, वो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के प्रॉब्लम को समझ के लिखना है कि किस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है ये केस डिसाइड करने का, या है भी या नहीं है। तो आपको ये चेक करते हुए वहाँ पे डेजिग्नेशन और नेम वगैरह लिखना है मजिस्ट्रेट का। अगर आपने ये पॉइंट गलत कर दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको जुरिस्डिक्शन मालूम ही नहीं है, प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आई है। ये पॉइंट अगर आपने एक्यूरेट कर दिया तो आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं एग्जामिनर के ऊपर कि आपको जुरिस्डिक्शन की पूरी नॉलेज है, और आपका स्कोरिंग का चांस बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे भी आपके मार्क्स अच्छे खासे लूज होते हैं अगर आपने जुरिस्डिक्शन गलत लिख दिया है तो। क्रिमिनल केसेस के अंदर 3 जगह है जहाँ पे एग्जामिनर ध्यान रखता है, फोकस रखता है कि आपने कुछ गलती करी है या नहीं करी। अगर वहाँ पे आपने गलती करी है तो आप अपने मार्क्स लूज कर जाएंगे, और अगर इन 3 जगह अगर आपने काम अच्छे से कर दिया अपना तो आपका स्कोर अच्छा होगा। बाकी गलती अगर ऊपर नीचे हुई भी है तो एग्जामिनर उन्हें ओवरलुक कर सकता है अगर आपने ये 3 जगहों पे अच्छे से जजमेंट लिखे। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट यही था 3 में से कि आपको जुरिस्डिक्शन के बारे में एकदम क्लियर रहना है, जुरिस्डिक्शन की गलती नहीं करनी है। सेकंड, नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ हमें राइट साइड ऑफ द पेज पे लिखना है CIS नंबर, पुलिस स्टेशन कौन सा है, क्रिमिनल केस नंबर और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर हमें इसके बाद लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में, पार्टीज का डिस्क्रिप्शन कि अक्यूज्ड कौन है, डिफेंस कौन है। जैसे अक्यूज का हम लिखेंगे साइड में सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। ये सब जो होगी डिटेल्स ये लेफ्ट साइड के पेज पे आएगी। उसके बाद हमारे पास आएगा कि हम काउंसिल का नाम लिखेंगे कि काउंसिल प्रोसिक्यूशन के लिए कौन था और डिफेंस के लिए कौन था, और ये किस तरीके से लिखना है ये हम परफॉर्मा में देखेंगे। उसके नीचे बिलो हमें लिखना है हेडिंग में, जजमेंट लिखना है हमें कैपिटल लेटर्स के अंदर। मैं फिर कहता हूँ जजमेंट जो हमें लिखना है ये कैपिटल लेटर्स के अंदर ही लिखना है, पेज के सेंटर में लिखना है, ना लेफ्ट ना राइट, सेंटर में। और जजमेंट वर्ड लिखने के जस्ट नीचे आपको ब्रैकेट में लिख दिया है द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड ऑन डैश 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 डेट। ध्यान रखना, आपने जैसे ही काउंसिल का नाम लिखा उसके बाद आपको बीच में सेंटर पे लिखना है जजमेंट, वो भी कैपिटल लेटर्स में, और उसके जस्ट नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना है द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड ऑन डैश 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 डे ऑफ डैश। अब उसके बाद जो आपकी स्टार्ट होती है वो होती है मेन बॉडी। मेन बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से आपको पैराग्राफ नंबर देने चालू करना है, 1 2 3 4 जो भी है, आपको पैराग्राफ नंबर सीक्वेंस चालू करनी है। सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा वो क्या कवर करेगा, वो आपको बताएगा सेक्शन नंबर कौन से इन्वॉल्व है केस के अंदर, कौन सा लॉ लग रहा है अक्यूज के ऊपर, या कौन से लॉ के अंदर कौन से सेक्शन नंबर पे अक्यूज पे चार्ज लगा है। फर्स्ट पैरा आपको इंट्रोडक्टरी पैरा होगा, आपको ये सब बताना होगा। अब पॉइंट नंबर 2 जो होगा वो आपको बताएगा कि अनडिस्प्यूटेड फैक्ट क्या है, कौन से फैक्ट्स है जो ऑटोमेटिक क्लियर हो चुके हैं, जो डिस्प्यूट में नहीं है, आपको वो नोट करने केस के। पॉइंट नंबर 3 में आपको बताना है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी एकदम ब्रीफ में। पॉइंट नंबर 3 कवर करेगा प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ब्रीफ में। आप पहले डिफेंस की बताना मत स्टार्ट कर देना, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ही पहले आएगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का राइट होता है केस को स्टार्ट करने का। पॉइंट नंबर 4 पे आएगा आपको डिफेंस की स्टोरी लिखनी है ब्रीफ में। ये ध्यान रखना, ब्रीफ में मतलब ब्रीफ में, अननेसेसरी डिटेल्स आपको नहीं लिखनी है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा था 3 पॉइंट जिसमें एग्जामिनर ध्यान में रखता है, उसका सेकंड पॉइंट ये है कि आपको उसके बाद हेडिंग लिखनी है पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। कैपिटल लेटर्स में आपको सेंटर ऑफ द पेज में लिखना है पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। यहाँ पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन में आप क्या लिखोगे,
आप यहाँ पे एक ब्रीफ चार्जेस लिखोगे जो आपने फ्रेम किया है, यानी चार्जेस जो आपने फ्रेम किए हैं अक्यूज पे प्रॉब्लम समझने के बाद, वो आप पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन की हेडिंग पे लिखेंगे। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। अगर आपने यहाँ चार्जेस गलत फ्रेम कर दिए, एग्जामिनर यही समझ जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं है। अगर जुरिस्डिक्शन की गलती हो जाती है फिर भी एग्जामिनर एक चांस देता है कि ना ही कैन डू बेटर, और कुछ माइन्यूट सी गलती हो जाती है कभी कभी। पर अगर पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन आपने गलती कर दी है, पॉइंट्स डिटरमाइन करने में, इश्यूज डिटरमाइन करने में, चार्जेस फ्रेम करने में, तो आपका पूरा स्कोर यहीं खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ फॉर्मेट या परफॉर्मा के मार्क्स मिलेंगे अगर एग्जामिनर चाहा तो क्या करना है हमें, जब हमने डिफेंडेंट की स्टोरी बता दी है ब्रीफ के अंदर, उसके बाद हमें पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन लिखना है कैपिटल लेटर्स में, सेंटर ऑफ द पेज में। उसके पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन में हम क्या लिखेंगे, ब्रीफ चार्जेस जो हमने फ्रेम किए अक्यूज के अगेंस्ट में, जो क्वेश्चंस में है, यानी जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स है, यानी चार्जेस जो लगाए हैं, वो हमें लिखना है ब्रीफ के अंदर पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन में। उसके बाद हमारा आएगा रीजन फॉर डिटर्मिनेशन। रीजन फॉर डिटर्मिनेशन में हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिटरमाइन करेंगे सारे पॉइंट्स को हम एनालाइज करेंगे, डिटरमाइन करेंगे और रीज़न देंगे। यहीं पे आपको एविडेंस की मार्शलिंग करनी है और अप्रिसिएशन करना है। ये कनेक्टेड है, ये सेकंड पॉइंट जो दो है ये आपस में कनेक्टेड है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट्स जैसे ही आपने डिटरमाइन किए, कौन से इश्यूज आपने फ्रेम किए हैं, कौन से चार्जेस आपने लगाए हैं, उसके बाद आपको सारे पॉइंट्स को, सारे चार्जेस को एनालाइज करना है और एक हेडिंग लिखनी है रीज़न फॉर डिटर्मिनेशन। उसी के साथ साथ आपको एविडेंस की मार्शलिंग करनी है और अप्रिसिएशन करना है। यहीं पे आपकी एविडेंस एक्ट की स्किल्स चेक की जाती है कि आपको एविडेंस कितना समझ में आया, कौन से टाइप का एविडेंस है, हमें इसको कितने सीरियसली लेना है, कैसे, क्या ये सब्सटेंटिव पीस है, क्या ये कोरोबरेटिव है, क्या हम इस एविडेंस को कोरोबरेटिव कर सकते हैं, कोरोबरेशन के काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पूरी लॉज की जो भी आपने पढ़ा है, क्रिमिनल लॉज, उसकी एनालिटिकल स्किल यहीं पे काम आती है। मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है ये एक तरीके से आपके जजमेंट का सोल है, आत्मा बसी हुई है इस पॉइंट के अंदर जो आप लिखोगे। मार्शलिंग मतलब क्या हुआ कि सारे एविडेंस को एक ऑर्डर में लिखना अपने अपने इश्यूज के अकॉर्डिंग। एक एविडेंस अगर प्रोसिक्यूशन या डिफेंस का सब आया है, उसे मार्शलिंग करना मतलब एक सीक्वेंस में लिखना, इश्यूज के अकॉर्डिंग, चार्जेस के अकॉर्डिंग उसको सेटल डाउन करना, वो होता है मार्शलिंग। इसके बाद आता है, जैसे भी आपका जजमेंट होता है, अगर आपका कंक्लूजन निकलता है कि कन्विक्शन हो रहा है, तो फिर आपकी हियरिंग होगी क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे कि क्वांटम कितना दिया जाए, पनिशमेंट की सज़ा कितनी हो, इसको कितने टाइम की सज़ा देनी है, कितने की नहीं देनी है। अब जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि पनिशमेंट सज़ा कितने की देनी है कन्विक्शन के केस में, तो आपकी जो सेंटेंस होगी उसके क्या होगा, उसके बाद आपको जजमेंट प्रोनाउंस करना होगा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हुआ, आपको अक्यूज्ड का नाम लिखना पड़ेगा, आपको सेक्शन नंबर लिखने पड़ेंगे जिसके अंदर कन्विक्शन हुआ है, इम्प्रिजनमेंट लिखना पड़ेगा आपको कितने टाइम का है, किस नेचर का है, रिग्रेस है या सिंपल है, आपको ये भी लिखना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ फाइन अगर आपने दिया है तो कितना दिया आपको वो भी लिखना पड़ेगा, और अगर डिफ़ॉल्ट करता है फाइन में तो इम्प्रिजनमेंट कितना होगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ये सारी पॉइंट आपको एक टेबल के रूप में बनानी है जो क्लियर होगा। टेबल कैसे बनानी है, आपको कुछ कॉलम में बनानी है। पहले सीरियल नंबर ले लो, सेकंड कॉलम में आप लिख दो नेम ऑफ अक्यूज्ड, थर्ड कॉलम में लिख दो कन्विक्शन अंडर आईपीसी या जो भी आपके सेक्शंस वगैरह लग रहे हैं, फिर फोर्थ कॉलम में आप लिख दो इम्प्रिजनमेंट क्या है, फिफ्थ में लिख दो फाइन, और सिक्स्थ कॉलम बना दो आप इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। बस आपको ऐसे टेबल बना के जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त आपको डिटेल में फुल में लिखना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको फुल डिटेल में लिखना है। यही थर्ड पॉइंट है जो एग्जामिनर ध्यान में रखता है कि आप पनिशमेंट कितनी दे रहे हो। नेम ऑफ अक्यूज आपको लिखना है डिटेल में, सेक्शन नंबर लिखना है किसके अंदर कन्विक्शन हुआ है, इम्प्रिजनमेंट लिखना है और किस नेचर का होगा ये भी लिखना है आपको। साथ ही साथ आपको ये भी लिखना अमाउंट ऑफ फाइन अगर आप अवॉर्ड कर रहे हो, अगर उस पर लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, फाइन इम्पोज कर रहे हो, तो आपको अमाउंट ऑफ फाइन भी लिखना है, और अगर डिफॉल्ट करता है तो कितनी होनी चाहिए वो भी आपको लिखना है। उसके बाद आ जाएगा ऑपरेटिव पार्ट जजमेंट का, आपको सिर्फ साइन करना है और जो भी अदर फॉर्मल मैटर्स वगैरह, सील ऑफ द कोर्ट, साइन डेट वगैरह, ये सब आपको करना है। पर अगर आपने जजमेंट एविडेंस वगैरह अप्रिशिएट किए और आपका रिजल्ट अक्विटल में निकलता है तो जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए आपको सस्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है डेट को, केस को। उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, एक ऑपरेटिव पार्ट में आपको एक पॉइंट लिखना है कि बॉन्ड भरवाया गया 437A CRPC का। 437A CRPC का बॉन्ड क्या होता है कि आपको जब अक्विटल किया जाता है तो वो बॉन्ड 6 महीने तक एनफोर्स में रहता है, कोर्ट भरवाता है कि अगर स्टेट या अपोजिट पार्टी अगर अपील में गई तो आप
उस अपीलेट कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। वो बॉन्ड भराया जाता है 437A CRPC के अंदर और ये 6 मंथ्स के लिए एनफोर्स में रहता है। और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा 428 CRPC का, जो भी डिटेंशन वगैरह अंडरगॉन वगैरह किया। तो क्या चीज़ हो गई, हमें ध्यान रखने वाली बात है, मेन जो कंटेंट चालू होता है वहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट। जो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर क्या आएगा, हमें सिर्फ सेक्शंस ब्रीफ में लिखने हैं, चार्जेस कौन से लगे हैं, कौन से क्या है वो स्टेट करना है। सेकंड पे हमें अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स लिखने हैं। थर्ड के अंदर हमें प्रोसिक्यूशन का केस की स्टोरी ब्रीफ में बतानी है। फोर्थ पॉइंट में हमें डिफेंस के केस की स्टोरी ब्रीफ में बतानी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमें पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन की एक हेडिंग बनानी है जिसको हमें कैपिटल में सेंटर में लिखना है और पॉइंट्स हमें डिटरमाइन करना है क्या है क्या नहीं है। सिक्स, उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे वापस रीजन ऑफ डिटर्मिनेशन की एक, जिसके अंदर हम एविडेंस को एनालाइज करेंगे और डिटरमाइन करेंगे सारे चार्जेस पे, और यहीं पे हम मार्शलिंग करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे एविडेंस का। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका रिजल्ट कन्विक्शन में निकलता है, 7th पॉइंट, अगर आपका रिजल्ट कन्विक्शन में निकलता है तो आपको क्या करना है, आप रीहियर करोगे सेंटेंस के लिए, यानी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितनी दी जाएगी उसके लिए आप हियरिंग करोगे। उसके बाद आपको सेंटेंस हियरिंग के बाद आपको जजमेंट प्रोनाउंस करना है। जजमेंट इन डिटेल में होना चाहिए, यानी नेम ऑफ अक्यूज्ड आपको बताना है, कौन से चार्जेस आईपीसी के आपने किसके अंडर कन्विक्ट किए हैं वो बताना है, आपका नेचर ऑफ पनिशमेंट कैसा होगा, कितने टाइम का इम्प्रिजनमेंट होगा ये बताना है, आपको फ़ाइन बताना है क्या है, और अगर डिफ़ॉल्ट करता है फ़ाइन में तो कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी ये भी बताना है। उसके बाद आपको ऑपरेटिव पार्ट होगा जो फॉर्मल मैटर, सिग्नेचर्स वगैरह, द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट वगैरह, ये फॉर्मेलिटीज़ आपकी आएगी। पर अगर केस आपका अक्विटल का इन्वॉल्व करता है तो अक्विटल के केस में आपको जो है हियरिंग करने, री हियरिंग करने की ज़रूरत तो नहीं है सेंटेंस की, आपको सीधा एक 437A का एक ऑपरेटिव पार्ट में आपको बॉन्ड भरवाना है। लिखा बॉन्ड की डिटेल से लिखी जाएगी। यह बॉन्ड होता है अपीलेट कोर्ट में प्रेजेंट होने का, इन केस अगर स्टेट अपील में जाती है तो, और एक 428 CRPC का स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करोगे। तो ये तो हमने देखा था एक प्रॉपर परफॉर्मा कि हमें किस किस पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, क्या करना है। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा था वो भी आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ जिस पे एग्जामिनर ध्यान रखता है। सबसे पहला रहता है जुरिस्डिक्शन की गलती नहीं होनी चाहिए। सेकंड आपका रहता है पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, आपने क्या क्या बनाए। तीसरा आपका मेन रहता है जो सोल है बॉडी की, वो है रीजन ऑफ डिटर्मिनेशन, क्योंकि यहाँ पे आप मार्शलिंग और अप्रिसिएशन करते हो एविडेंस का, वो कैसे करते हो क्या करते हो ये डिपेंड करता है। तो ये 3 पॉइंट्स मेन होते हैं जहाँ एग्जामिनर अच्छे से देखता है, यहाँ पे गलती करने की गुंजाइश नहीं है और यहाँ गलती हमें नहीं करनी चाहिए जितना हो सके। अब हम देखते हैं परफॉर्मा क्या होता है क्रिमिनल केस के जजमेंट का। तो सबसे पहले जैसे हम देखेंगे, जैसे हमने बताया कि कोर्ट का नाम लिखेंगे हम, मजिस्ट्रेट की डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है, और प्रिसाइडेड बाय कौन सा है जो नेम, सॉरी यहाँ पे परफॉर्मा में नेम ऑफ जज लिख दिया गया है, यहाँ पे नेम ऑफ मजिस्ट्रेट आएगा। ओके, फिर आएगा CIS नंबर राइट हैंड साइड में, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन कौन सा है और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर लेफ्ट में जैसे भी हमने कहा था, देखा था कि पार्टीज के नाम हम लिखेंगे कि स्टेट ऑफ जिस स्टेट के अगेंस्ट का है, थ्रू SHO लिखेंगे। ये ध्यान रखना परफॉर्मा हम कैसे लिखेंगे, स्टेट ऑफ, एग्जाम्पल ले लीजिए स्टेट ऑफ राजस्थान, थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और यहाँ पे हम डॉट 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 करके लिखेंगे प्रोसिक्यूशन। इसके बाद हम वर्सेस में करके लिखेंगे अक्यूज्ड का नाम, सन ऑफ, एज, रेजिडेंस ऑफ, और कौन से पुलिस स्टेशन का है हमें ये लिखना है। ये ध्यान रखना परफॉर्मा। सिविल और क्रिमिनल में चेंजेस है थोड़े बहुत, तो आपको ये ध्यान में रखना है, सिविल की तरह आपको क्रिमिनल का काम नहीं करना है। और यहाँ डॉट डॉट करके हम लिखेंगे डिफेंस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि काउंसिल प्रेजेंट कौन कौन थे। तो श्री ADPO लिखेंगे हम प्रोसिक्यूशन के लिए, और श्री डैश फॉर डिफेंस। हमें ये श्री लगा के ही लिखना है, ध्यान रखना, रेस्पेक्ट के साथ हमें बात करनी है सबके, ऐसे अरेंज से डायरेक्ट नहीं लिखना है एडवोकेट डैश 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 फॉर, नहीं, आपको श्री लगा के अच्छे से रेस्पेक्ट देते हुए जजमेंट लिखना है। फिर हम हेडिंग कैपिटल में लिखेंगे, बीच के अंदर जजमेंट। जजमेंट लिखने के बाद जैसे मैंने कहा था कि प्रोनाउंस ऑन डैश डे ऑफ डैश डैश डैश, तो यहाँ जो डेट है ऐसे ही लिखनी है हमें, आपको ऐसे 20, 11, 20 ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे डेट आपको नहीं लिखनी, आपको ऐसे ही लिखना है, प्रोनाउंस्ड ऑन 20th डे ऑफ डैश डैश, जो भी है, जनवरी 2020 XYZ, कुछ भी आप ले लीजिए। फिर हमने जो मेन बॉडी कही थी कि यहाँ से हो जाएगा पॉइंट्स का स्टार्ट, तो पॉइंट स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, चार्जेस का इंट्रोडक्शन देना है, फिर कौन से अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स है उसके बारे में बताएंगे, प्रोसिक्यूशन केस ब्रीफ में बताएंगे, अक्यूज का डिफेंस जो भी है वो ब्रीफ में बताएंगे। फिर जैसा मैंने कहा था पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन हमें लिखना है। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन हम बीच में एक हेडिंग बना के लिखेंगे, पॉइंट्स आप कौन से डिटर्मिनाइन कर रहे हो।
उसी को जस्ट नीचे आपको लिखना है रीजन फॉर डिटर्मिनेशन, एडिन कैपिटल में लिखी जाएगी, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स डील करोगे, एक एक इश्यूज़ को एक एक पॉइंट में लोगे और एविडेंस उसी इश्यूज़ के साथ अप्रिशिएट और मार्शलिंग करोगे। ये 7-8 मैंने इसलिए खाली छोड़ा है कि कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं आपके इश्यूज़ क्या चार्जेस कितने भी हो सकते हैं, तो उनको आप यहाँ पे डील करना है। फिर अगर कन्विक्शन का निकलता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर कन्विक्शन की बात निकलती है तो ही आपको ये री हियरिंग का पार्ट लिखना है, नहीं तो आपको ये पार्ट नहीं लिखना है। अगर कन्विक्शन का नहीं निकलती है, अगर आपका केस एक्विटल में जाता है, तो आपको ये वाला री हियरिंग का पार्ट स्किप करना है। ये तभी आपको करना है जब केस कन्विक्शन में जाता है। तो कन्विक्शन में जब गया तो आपको क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस, जैसा मैंने बताया था वो एकदम टेबल बना के, टेबल ऑफ सेंटेंस के सेंटेंस कैसी होगी क्या होगी, 6 कॉलम बनेंगे। अक्यूज का नाम, नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सिंपल है या रिग्रेस है, कितनी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। फिर मजिस्ट्रेट का साइन होगा, डेजिग्नेशन होगी, डिस्ट्रिक्ट जज होगा। और लास्ट ही हमें एक ऑपरेटिव पार्ट लिखना है कि जजमेंट वॉज इज डेटेड, साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। ये एक फॉर्मल तरीका है, आपको लिखना है। उसके नीचे वापस आपके साइन होंगे, मजिस्ट्रेट का डेजिग्नेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम होगा। तो ये तो था फ्रेंड्स एक परफॉर्मा, कैसे क्या आपको करना है। तो आपको 2-4 चीज़ें जो है यहाँ पे चेंजेस है। मेन बॉडी तो टोटली चेंज है, पर आउटर परफॉर्मा में भी सिविल केसेस का डिफरेंट है, क्रिमिनल केसेस का डिफरेंट है। तो मैं अच्छे से, आई होप, दुआ करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है आपको सिविल जजमेंट और क्रिमिनल जजमेंट के रिगार्डिंग, या आपको कुछ एक सैम्पल क्वेश्चन चाहिए कि इस तरीके से सॉल्व करवाने के लिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसके भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जुडिशरी क्रैकर।